हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पहली हम न्यूज़ ले रहे हैं वो है मंजिल के करीब पहुँचा श्रमिकों को बचाने का अभियान। देखिए, ये जो घटना है जिसमें 41 श्रमिक 8 राज्यों के 41 श्रमिक जो फंसे हैं वो दीपावली वाले दिन यानी कि 12 नवंबर को ये खदान धंसने से उसमें फंस गए हैं। और जहाँ से एंट्री है वहाँ पर ये जो टनल है वो धंस गई थी, तो ये ब्लॉक हो गया है। जबकि जितने भी मजदूर थे वो दूसरी साइड थे जहाँ से टनल की एग्ज़िट होनी थी, और यहाँ पर पूरा ब्लॉकेज हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर तो पूरा पहाड़ी एरिया है, तो एक तरीके से चट्टानों को काट कर उनके पास पहुंचना था। ये सबसे बड़ा टास्क था जिसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा था। इसमें बीआरओ की टीम लगी हुई थी, पीएमओ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये कई टीमें, इसमें टोटल 11 टीमें कार्यरत हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य की भी टीम लगी हुई है और उनको बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अब ये हालांकि न्यूज़पेपर आज का है, और अगर अभी आप टीवी चैनल्स पर देखेंगे तो लगभग पूरी कार्रवाई हो चुकी है और श्रमिकों को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए 45 बेड का एक अस्पताल आप कह सकते हैं कि तैयार किया गया है, ताकि उनको तुरंत निकाल कर उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए। डॉक्टरों की सारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। अगर किसी को ज़रूरत महसूस हुई तो उसे ऋषिकेश एम्स में ले जाया जाएगा हवाई मार्ग से, ऐसा भी इसमें बताया गया है। अब ये घटना है कहाँ की, ये जान लीजिए। ये घटना है उत्तरकाशी के सिलकियारा में निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड सुरंग में फंसे श्रमिकों की। ये पूरी न्यूज़ जो आप इस समय हाईलाइट हुई है। और इसमें जो 4 धामों की यात्रा दिखाया जा रहा है, उसके जो 4 धामों की यात्रा होती है उसके लिए ये रोड पूरी तैयार हो रही थी, जिसमें ये यहाँ पर घटना घटित हो गई है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री नितिन गडकरी, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, प्रधानमंत्री स्वयं इस पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। किसी भी हालत में श्रमिकों को इसमें सकुशल बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। गाजा में आज रुकेगी लड़ाई। देखिए, जो 46 दिनों से जारी युद्ध था इजराइल और हमास का, वो आज थमेगा, वो भी सिर्फ 4 दिनों के लिए। और ये थमा क्यों है? अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के दबाव में कतर इसमें मीडिएटरिंग करने को तैयार हुआ है, मध्यस्थता करने को तैयार हुआ है, जिसमें ये भी निर्णय लिया गया है कि जो हमास है वो इजराइल के 50 बंधकों, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे हैं, उन्हें छोड़ेगा। इसके एवज में इजराइल 150 बंधकों को छोड़ेगा। बंधकों में कैदियों की यह जो अदला बदली है वो गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के दौरान ही होगी, यानी कि संघर्ष विराम के दौरान ही अदला बदली की जाएगी, क्योंकि युद्ध के दौरान करने पर हो सकता है कि इजराइल इन 50 को टारगेट करे और हमास इन 150 लोगों को टारगेट करे। अब इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संघर्ष विराम की घोषणा की गई उस समय भी इजराइल ने बहुत भयंकर बमबारी करी थी, जिसमें लगभग 45 से 50 लोग मारे गए थे। अगर ये युद्ध विराम होता है तो जाहिर सी बात है जो निर्दोष लोग गाजा में, हमास में मारे जा रहे हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि इजराइल किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ हमास को सबक सिखाना चाहता है। क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया बिना किसी चेतावनी के, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर लोग मारे गए, उसके बाद इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और वही हो भी रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राजौरी में मुठभेड़, 2 सैन्य अफसरों समेत 4 बलिदान हो गए हैं। देखिए, एक सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग गांव के पास देखे गए हैं। राजौरी का एक गांव है, राजौरी के पास एक गांव है, वहां पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। उसके बाद एक टीम वहां पर जाती है जिसमें 2 सैन्य अफसर थे और कुछ सैनिक थे। तो एक मिट्टी का मकान था जिसमें उनके छुपे होने की सूचना मिली, जिसमें उस परिवार के भी सदस्य थे जिसका वो घर था। उसमें क्या हुआ कि जो कैप्टन हैं, कैप्टन शुभम गुप्ता, जो इसमें ऑन स्पॉट ही शहीद हो गए। तो इन लोगों ने जैसे ही एंट्री करी,
वो हथियार से लैस थे और वो बिल्कुल रेडी थे, घात लगाए हुए थे कि जैसे ही इंडियन आर्मी एंट्री करेगी हम शूट कर देंगे। और वही हुआ भी। तो जो शुभम गुप्ता थे वो ऑन स्पॉट वहीं पर शहीद हो गए, और जो सैन्यकर्मी थे और एक और जो कैप्टन थे वो उनको अस्पताल ले जाते उनकी शहादत हो गई। उसके बाद इसमें जो इंडियन आर्मी है वो एक्शन में आई और उन पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और ये भी कहा गया है कि कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। राजौरी से 70 किलोमीटर दूर कालाकोट के गुलाबगढ़ के जंगलों में ग्रामीणों ने संदिग्ध को देखा था। सुरक्षा बल को इसकी सूचना दी गई। सुबह 9 बजे सुरक्षा बलों ने जंगल में बाजीमल क्षेत्र में तलाशी अभियान छेड़ा। राष्ट्रीय राइफल्स की टीम जंगल में बने एक कच्चे घर की तलाशी में घुसी और जहां पर यह घटना घटित हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इजराइल हमास की लड़ाई क्षेत्रीय रूप ना ले। देखिए, जो G20 की कल वर्चुअल बैठक थी उसमें यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई है और वैश्विक समुदाय से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इजराइल और हमास की लड़ाई वहां क्षेत्रीय रूप ना ले। जो कल G20 शिखर सम्मेलन का वर्चुअल दौर हुआ उसमें शीर्ष नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में सक्रिय आतंकवादी संगठन हमास के कब्जे के बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के नकारात्मक उपयोग को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम के लिए वैश्विक नियमन का प्रस्ताव भी किया है। ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ उठाते हुए उन्होंने सहस्त्राब्दी लक्ष्यों व आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत उन्हें सस्ती दरों पर फंड उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांग, मुफ्त रेवड़ियों को माना जाए भ्रष्टाचार। देखिए, एक याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं चुनावों के समय जो वादे करती है या फिर जो उन वादों को जब पूरा किया जाता है तो एक तरीके से मुफ्त रेवड़ियां हैं। जैसे मुफ्त बिजली दी जाती है, स्कूटी दी जाती है, साइकिल दी जाती है, लैपटॉप दिया जाता है, वॉशिंग मशीन सिलाई मशीन दी जाती है। तो ये एक तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ऐसा याचिकाकर्ता ने बोला है। उसके बाद इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने ये बोला कि जो सांसद विधायक जो मुफ्त में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ की फर्स्ट AC में, रेलवे में फर्स्ट AC की, उनके साथ एक अटेंडेंट भी फ्री में यात्रा करता है, तो क्या ये मुफ्त रेवड़ियाँ नहीं बांटी जा रही हैं? पेंशन पे ये भी मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जितनी बार चुनाव जीतेगा वो उतनी बार पेंशन का हकदार होगा। अगर सपोज करिए मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या फिर नितिन गडकरी हो गए, राहुल गांधी हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, कोई भी जितने भी विधायक या सांसद हैं, अगर वो एक सीट से 4 बार चुनाव जीते हैं, 5 बार चुनाव जीते हैं, तो वो 5 बार पेंशन के हकदार होंगे। तो क्या ये मुफ्त रेवड़ियाँ नहीं है? पेंशन एक व्यक्ति को एक ही मिलनी चाहिए ना, लगातार नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी कहना सही है कि जो या तो आप पूरा बंद कर दीजिए, या फिर जो हम कार्य कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं, तो ये मुफ्त रेवड़ी कहाँ से हुई? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें कोई फैसला नहीं दिया है, अभी सुनवाई चल रही है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है कि सारा लाभ नेताओं को ही मिले, वो मुफ्त में यात्रा करें, बिजली का बिल उनका माफ़ हो, फ़ोन का बिल उनका माफ़ हो, क्या ये सही है? आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई-वीज़ा सेवा बहाल की है। देखिए, करीब 2 महीने से जो भारत और कनाडा के बीच माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी का था निज्जर की हत्याकांड के बाद, क्योंकि कनाडा ये बोलता रहा है कि ये जो हत्या हुई है वो भारतीय एजेंसियों द्वारा कराई गई है। तो उस पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बोला कि बिना सबूत के वो कैसे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि जो निज्जर हैं उनको 2020 में भगोड़ा आतंकवादी घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसके बाद उनकी हत्या हुई। तो कनाडा ने ये बोला कि जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों द्वारा हत्या कराई गई है, और उन्होंने ये भी बोला कि भारत में भी कोई सुरक्षित नहीं है,
उन्होंने मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया और ये बातें बोली थी। उसके बाद भारत की लगातार इसमें प्रतिक्रिया आ रही थी। अभी जब 10 नवंबर को भारत और अमेरिका की 2+2 बैठक हुई, उसमें भी ये मुद्दा उठा था। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता चल रही है, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया है। लेकिन इन सब के बीच ई वीज़ा सेवा बहाल कर दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवा बहाल कर दी है। भारत ने ऐसे समय में ई वीज़ा फिर से शुरू करने की घोषणा की है जब बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का G20 की वर्चुअल बैठक में आमना सामना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली वासियों को लेनी पड़ी जहरीली हवा में सांस। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 350 से 400 के बीच में होता है तब सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। बच्चों के लिए तो ये माना जाता है कि अगर वो सांस ले रहे हैं तो उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। अब जब वहाँ का AQI 444 तक पहुँच रहा है, मतलब 400 प्लस जा रहा है, कहीं कहीं पर 445 भी गया है और 454 भी गया है, तो जाहिर सी बात है कि आप जहर अपने अंदर ले रहे हैं। और बच्चों के लिए तो ये खतरनाक है, उनके फेफड़े तो खराब हो ही जाएंगे, ऐसी कई रिपोर्टों में दावा किया गया है। लेकिन वहाँ का AQI अभी तक नहीं सुधर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बावजूद पराली जलाई जा रही हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में पराली जलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इसमें SHO जिम्मेदार होंगे। तो कल इसमें न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि कई SHO ये बोल रहे हैं कि जब हम गांव में एंट्री करते हैं तो हमारा रास्ता रोक दिया जाता है, तो स्थिति माहौल पूरा गंभीर हो जाता है, इसलिए हमें बैकफुट पर आना पड़ता है। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। आप भी अपने फ़ोन पर ज़रूर चेक करिएगा कि आपके शहर का या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का AQI क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बाल्टिक देश भारत में करें निवेश। अब ये बाल्टिक देश हैं कौन कौन से, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे व स्वीडन, ये बाल्टिक देश हैं। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक कूटनीति में बाल्टिक क्षेत्रों के देशों की अहमियत बढ़ गई है। भारत पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के देशों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बढ़ा चुका है और अब इन देशों के साथ कारोबारी व कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया गया है। उद्योग चैम्बर CII की तरफ से यहाँ आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने इन देशों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। जयशंकर ने बताया कि नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्र के देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनको समझते हैं। देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 8 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में $7.3 अरब का था और इन देशों की कंपनियों ने भारत में कुल $4.69 अरब का निवेश किया हुआ है। इन देशों की 700 कंपनियां भारत में कार्य करती हैं, जबकि 150 भारतीय कंपनियां भी कारोबार कर रही हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत का व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार और मजबूत हो जाएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ाने को शोध के विषय और तरीके पर मंथन किया जा रहा है। देखिए, प्रयागराज में राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था CMET में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में दूसरे दिन बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध, प्रशिक्षण और कार्य योजना पर विमर्श और बल दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि विद्यालयों को अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। इससे शिक्षक जान सकेंगे कि उनके विद्यालय में कमी क्या है और अच्छी बातें क्या हैं। अगर कमी है तो उसको वो दूर करेंगे। इससे होगा क्या कि देखिए, इससे होगा कि विश्वविद्यालयों में कंपटीशन की भावना आएगी, यानी कि स्पर्धा बढ़ेगी, जिससे वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकेंगे। दूसरे दिन, ये सम्मेलन के दूसरे दिन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा की प्रोफेसर परिणीति पांडा ने राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए साला सिद्धि कार्यक्रम के बारे में अलग अलग प्रदेशों से आए CMET निदेशकों से ये बात कही है। CMET उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निदेशक दिनेश सिंह ने विस्तार से बताया कि वह किस तरह से अपने यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। वह शिक्षकों के साथ साथ
शिक्षा विभाग के 9 चयनित अधिकारियों को विभागीय कार्य एक्ट, विद्यालय से समन्वय, कार्यशैली और शिक्षकों से तादात्म्य बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि भारत के कैग बने यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। उनका चयन बाहरी ऑडिट के प्रति उद्यम मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक ऑडिट परिदृश्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2020-21 नवंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में भाग लिया। बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल में वैश्विक स्तर पर 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थाओं के प्रमुख शामिल हैं। कनाडा, चिली, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस, रूस, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के प्रतिनिधि वाला यह पैनल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, फंड, कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों के ऑडिट करता है। वर्षों से अस्थायी भवनों व तंबुओं में चल रहे देश के 51 केंद्रीय विद्यालय। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को निखारने के लिए केंद्र सरकार जहां सभी राज्यों में प्रधानमंत्री श्री जैसे सुविधा युक्त स्कूलों को खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं देश के करीब 51 ऐसे केंद्रीय विद्यालय भी हैं जो वर्षों से अस्थायी भवनों और तंबुओं में संचालित हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब इनके स्थायी भवनों को बनाने के लिए केंद्र तैयार है, लेकिन राज्य भूमि ही नहीं मुहैया करा रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक 16 केंद्रीय विद्यालय अकेले बिहार में हैं। इनमें लखीसराय का एक केंद्रीय विद्यालय तो ऐसा है जिनमें 35 साल पहले अस्थायी भवन और तंबू में ही शुरू किया गया था और आज भी उसी में चल रहा है। फिलहाल देश भर में वर्षों से अस्थायी भवनों और तंबुओं में चल रहे इन स्कूलों को जल्द स्थायी भवन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाई है। साथ ही इसे लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वह कम से कम अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें। स्थिरता के लिए सख्त किए लोन से जुड़े नियम। देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि असुरक्षित लोन, अभी आपने इससे 3 दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि एनबीएफसी और जो बैंक हैं उनमें हुआ क्या है कि जो पर्सनल लोन है वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा माना जा रहा था, तो इसके नियम कुछ सख्त किए गए। उससे क्या हुआ कि यह आशंका जताई गई कि हो सकता है कि जो पर्सनल लोन है उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। तो उसी के बाबत में ये न्यूज़ है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है और इसके लिए चिंता का कोई तत्काल कारण नहीं है। हालांकि दास ने बैंकों को अधिक सतर्क रहने और जोखिम निर्माण की किसी भी प्रवृत्ति को जल्द पहचानने की सलाह दी है। आरबीआई ने हाल ही में असुरक्षित लोन से जुड़े जोखिम भार में वृद्धि की है। उद्योग संगठन फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दास ने ये सारी बातें बोली हैं। टैक्स सरलीकरण से काफ़ी आसान हुई है रिफंड प्रक्रिया। देखिए, डिजिटली पद्धति अपनाने और सरलीकरण से टैक्स पेयर्स का भरोसा रिफंड प्रक्रिया पर काफ़ी बढ़ गया है। औद्योगिक संगठन CII की तरफ से बुधवार को जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 87% व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स तो 89% कंपनियां पहले के मुकाबले रिफंड प्रक्रिया को अब ज़्यादा आसान मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब रिफंड की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है। सर्वे में 84% व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स तो 77% कंपनियां इस पक्ष में दिखी हैं। सर्वे में 53.2% लोगों ने कहा कि अब रिफंड मिलने के एक माह से भी कम समय लगता है, जबकि 43.8% का मानना है कि रिफंड मिलने में 1 से 3 माह का समय लगता है। सिर्फ 3% यह मानते हैं कि रिफंड मिलने में 3 महीने से अधिक का समय लग रहा है। दूसरी तिमाही में 7% रहेगी विकास की दर। देखिए, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस व निर्यात सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए SBI ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 6.9 से 7.1% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। यह RBI के
6.5% के अनुमान से अधिक है। सरकार 30 नवंबर को दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी करेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.8% रही थी। एसबीआई ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर चिंता भी जाहिर की है, लेकिन यह भी कहा है कि अगले साल नवंबर में अमेरिका में चुनाव हैं, उससे पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती को वहां की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। इस न्यूज़ को हमने कल डिस्कस किया था, आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मस्जिदों को चीन में लगातार बंद करने की प्रक्रिया जारी है और बहुत इसमें तेज़ी आई है। उसके बाद इजराइल हमास युद्ध में जो संघर्ष विराम अपनाया जा रहा है वो हमने पहले पेज पर ही डिस्कस कर लिया है, इसको भी ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि यूएन में फ्रांस के ओलंपिक प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया मतदान। खेल के माध्यम से शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से भारत अनुपस्थित रहा। 193 सदस्यीय महासभा ने मंगलवार को फ्रांस द्वारा पेश मसौदा प्रस्ताव खेल और ओलंपिक आदर्श के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया का निर्माण को अपनाया। 2024 के पेरिस ओलंपिक व पैरालंपिक के लिए प्रस्ताव में आतंकवाद और अतिवाद से लड़ने और मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने में खेल की भूमिका को रेखांकित किया गया। तो ये आज का 23 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।